नमस्ते दोस्तों। आज हम हिंदी में केवल पढ़ने के लिए यानी कि ये जो लेख है वो हमें ओनली पढ़ना है। फेरी वालों की आवाज़ें। दिल्ली के फेरी वालों की एक बड़ी विशेषता थी कि वे अपने सौदे को एक बड़ी लच्छेदार आवाज़ में और अक्सर सुरीले स्वर में और कभी कभी गाकर बेचते थे। जैसे कि हमारे यहाँ सब्जी वाले बेचने आते हैं तो गा गा के सुनाते हैं ना, बोलते हैं ना। वैसे किसी साहित्यकार ने सच लिखा है कि दिल्ली के बाजारों कूचों में फेरी वालों की आवाज़ सुनकर ऐसा लगता था कि इस्फहान के शायर चौराहे था कि और पर आदमी चाहे वह पढ़ा लिखा था या नहीं, कलापूर्ण रुचि और संवेदनशीलता रखता था। फेरी वालों को जो भी आवाज़ लगाते वह आमतौर पर उनका अपना आविष्कार होता था, यानी कि किसी की गाई हुई नहीं थी, वो तो खुद गाकर बनाते थे। अगर किसी और का भी होता तो उसमें अपनी तरह से भी कुछ न कुछ जोड़ देते, लेकिन जो कुछ भी कहते गागर में सागर भर देते और सुनने वालों को तो बड़ा आनंद आता। आदमी को अगर चीज़ न भी लेनी हो तो भी फेरी वाले की आवाज़ सुनकर उसे रस आने लगता और उसे खरीदने की इच्छा उसके मन में पैदा हो जाती। फेरी वाला का गाकर अपने सौदे का बेचकर रिवाज मुगलों के ज़माने का शाहजहां के काल में शुरू हुआ। शाहजहां की इच्छा थी कि फेरी वाले उसकी नई राजधानी शाहजहानाबाद में अपनी चीज़ों को साफ और ऊंची आवाज़ में बेचे ताकि घर की औरतें अपने घरों की ड्योढ़ी पर ज़रूरत की चीज़ें खरीद सके और फेरी वालों तथा राह चलने लोगों उन्हें न देख सके। यानी कि पहले के ज़माने में क्या था, औरतों को घर में रहने की प्रथा थी, पर्दा प्रथा जिसे बोलते हैं। फिर वो लोग बाहर नहीं निकल पाते, पर शाहजहां ने क्या कहा, फेरी वाले आते तो औरतें घर में ही अपना सामान खरीद सकती थी। गर्मियों में आम, खरबूजे, ककड़ी, तरबूज वगैरह की बहार होती। आम वाला चिल्लाता, केराने का लडुआ, सरोली की बहार, लड्डू है पाल के लड्डू, बासी पराठे के संग खा लो, रस के गड़े हैं ये चूसने वाले। फिर खरबूजे वाला लहक लहक कर गाता और सबसे बाजी ले जाता, नन्हे के अब्बा चक्कू लाना चक्के लेना, सच्ची कहानी फीके या मीठे। बीच में कोई शकरकंद वाला और बोल उठता, बिन कढ़ाई का हलवा शकरकंदी, बिन कढ़ाई का हलवा शकरकंदी। ककड़ियों वाला ककड़ियों को पानी से तर करता रहता और चिल्लाता, लैला की उंगलियां मजनू की पसलियां तैर कर आई है बहते दरियाओं में। यानी कि ककड़ी वाला ऐसे बोलते। ये लेख है महेश्वर दयाल की पुस्तक दिल्ली जो एक शहर, उसमें से एक भाग लिया गया है। तो चलो दोस्तों, आज हम हिंदी में पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यो तो वह शुरू से ही कमजोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में खून रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। देखो दिव्या को क्या हुआ, थोड़ी कमजोर थी। अनिल उसे अस्पताल ले गया और उसकी जांच करवाने, पर डॉक्टर ने बोला कि क्या बोला कि उसकी खून की जांच करनी पड़ेगी, उसमें कुछ कमी है, उसकी वजह से उसे कमजोरी आ रही है। तो बाजू वाले कमरे में गया, वहाँ अनिल को उसकी एक कोई पहचान वाली दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल,
कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच कराने के लिए अपने पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशे में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। दीदी ने इशारा किया और वह बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल दिव्या को एनीमिया है। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। एनीमिया के बारे में मुझे जानकारी दो, वो क्या है? यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। दीदी ने बोला कि एनीमिया के बीमारी के बारे में जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसमें सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु यानी कि प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये है लाल रक्त कण। दीदी ने बोला कि हमारे खून में बहुत सारे कण होते हैं। लाल यानी कि जिसे हम रक्त कण कहते हैं, यानी कि उसका कलर रक्त जैसा लाल होता है। कुछ सफ़ेद यानी कि अभी अभी हम बोलते हैं ना WBC बढ़ गए हैं, WBC वाइट काउंट बढ़ गए, घट गए हैं, बीमारी आती है तो हमारे रिपोर्ट में डॉक्टर बोलता है कि आपके WBC यानी कि वाइट कण घट गए, वो होते हैं सफ़ेद कण। और जिसका कोई यानी कि प्लेटलेट कण, कि जिसका कोई कलर नहीं होता, जिसे हम हिंदी में बिंबाणु कहते हैं और इंग्लिश में प्लेटलेट कहते हैं। और फिर क्या किया, दीदी ने एक खून वाली प्लेट डाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र के नीचे और अनिल को बुलाया कि तुम देखो। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, क्योंकि स्लाइड पर तो रक्त की एक ही बूंद थी, वहाँ कहाँ बोतल डालनी थी, पर अनिल ने बहुत सारे कण देखे। इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल, यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इतनी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त ले तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलते हैं। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है, क्योंकि खून में लाल कण ज़्यादा होते हैं, उसकी वजह में हमारा रक्त लाल दिखाई देता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन लाल कणों का होता है। जब हम ऑक्सीजन श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन होता है ना, वो शुद्ध ऑक्सीजन को शरीर के हर हिस्सों में कौन पहुंचाता है? लाल कण। इसका जीवन काल लगभग 4 महीने होते हैं। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज कुछ कल कुछ उसके अगले दिन, और फिर हमारे शरीर में नए नए कण बनते जाते हैं।
तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे। अनिल ने सवाल किया कि दीदी आज कल ऐसे करके तो सारे खत्म हो जाते हैं। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, हंसते हुए बोली नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं। जो नष्ट कणों का स्थान लेते थे उसकी जगह पे नए बनते जाते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत के कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगते हैं। यानी कि हड्डियों के बीच में जो मज्जा होती है वहाँ छोटे छोटे कारखानों में रक्त कण बनते जाते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत पड़ती है। और यह पौष्टिक आहार लेते हो, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपर्युक्त मात्रा में होते हैं। दीदी बोलती है कि ये कण को बनने के लिए प्रोटीन, लौह तत्व की जरूरत पड़ती है, पर वो कच्चा माल किसको बनाना पड़ता है? हमें खाना पड़ता है, तभी हमारे शरीर में जाएगा और कण बनेंगे। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। चलो दीदी ने क्या समझाया कि लाल कण की कमी होती है हमारे खून में, तभी उसे एनीमिया कहते हैं। हम अच्छी तरह से खुराक नहीं लेते, बाजार की ज़्यादा चीज़ें खाते हैं, सब्जी, फल और रोटी, ऐसा घर का खाना अच्छा नहीं खाते, तो हमारे शरीर में भी रक्त पूरा आहार नहीं पहुंचता और हमारे शरीर में भी रक्त कण कम हो जाते हैं और हमें भी एनीमिया हो सकता है। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच सकते हैं? अनिल ने सवाल किया कि हम संतुलित आहार लेते हैं तो एनीमिया से बच सकते हैं? दीदी बोली हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यह तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है, क्योंकि हम पौष्टिक आहार नहीं लेते। इसके अलावा इस रोगों का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थों ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिए। और हाँ, अनिल एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी तह से पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते। जो हमारे आंत होते हैं ना, छोटा आंतरडा, बड़ा आंतरडा, वहाँ पे ये कीटाणु घुसकर वहाँ अपना घर बनाते रहते हैं। इससे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घुसे। हमारे पैरों में भी छिद्र होते हैं, जैसे झाड़ की पत्तियों में हमने पढ़े हैं ना कि वहाँ हॉल्स होते हैं, स्टोमेटा, हमने साइंस में पढ़ा। वैसे हमारे पैरों में भी छिद्र होते हैं, जहाँ पर रूह होती है ना वहाँ पे कांटे होते हैं छोटे, उसके जरिए गंदे कीटाणु हमारे शरीर में घुसते हैं और हमारे शरीर में हमला करते। तो हमें नंगे पाँव यानी कि बिना चप्पल पहने बाहर चलना चाहिए नहीं। और शौच किया, किसी को टॉयलेट जाता थूकना, वो भी हमें टॉयलेट में करना चाहिए, और किसी कोई करता है इंसान उसे भी रोकना चाहिए। दीदी यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने बताई, अनिल बोला, पर पल भर सोच में डूबा रहा। फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु प्लेटलेट कण भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम होता है? अनिल ने बोला, रक्त कण का तो मालूम हो पड़ा, पर वो सफ़ेद कण और प्लेटलेट के कण होते हैं, उनका क्या काम होता है? दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही है। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यो मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। देखो, कई बार आपने भी रिपोर्ट करवाया होगा, फीवर, ताव होगा तो अंदर आपने सफ़ेद कण कम गए हो, कम बताते होंगे। क्यों? कि सफ़ेद कण घटते ही हमारे शरीर में बीमारी आती है। सफ़ेद कण होता है वो रोगों के कीटाणुओं को हमारे शरीर में आने से रोकता है। वो एक सैनिक बन के उनके सामने लगड़ा करता है और हमारे शरीर को रोगों से बचाता है।
और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्तवाहिनी की कटी फटी दीवार में मकड़ी की जाले के समान एक झाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले में चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। प्लेटलेट हम जिसे बोलते हैं वह कण क्या काम आते हैं बिंबाणु, हमारे कुछ चाकू लगा है, कुछ सीजर लगी है, जो काट लगा है, उसमें चोट में बहता खून को रोकने के लिए ये बिंबाणु काम करते हैं। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। अनिल ने सवाल किया कि दीदी बहुत ज़्यादा लगा है तो खून बहता ही रहता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जरूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव कपड़े से रक्त का बहना कम होता है जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है। दीदी ने समझाते हुए कहा। दीदी ने बताया अनिल को कि हाँ, ज़्यादा लगने पर तो बहुत ही खून बहता है, पर हमें क्या करना चाहिए, हॉस्पिटल दूर है तो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले हमें एक साफ कपड़ा उसे लगा है वो घाव पर बांधना चाहिए। साफ कपड़ा जोरों से बांधने की वजह से खून बहना कम होगा और उस व्यक्ति को थोड़ा लाभ मिलेगा, पर जो खून ज़्यादा बह गया है तो फिर क्या होगा, हमें उसे ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है, लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने पूछा कि रक्त समूह अलग होते पर जरूरत पड़ने पर हमें वो रक्त का कोई इंसान ना मिले तो क्या कर सकता है? ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए। ब्लड बैंक में बहुत ही सारे किस्म का ब्लड मिला जा सकता है, पर हमें बदले में अलग, यानी कि हमें बदले में एक खून की बोतल देते तभी वो खून की बोतल हमें देता है। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है, किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे इसके लिए एक आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहे। दीदी ने कहा, क्योंकि हम सारे ब्लड बैंक में से रक्त लाएंगे, कोई रक्त का दान नहीं करेगा तो ब्लड बैंक में रक्त की कमी हो जाएगी, पर हमें रक्तदान करते रहना चाहिए। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जा सकता है। प्राय यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, मैं बना ले, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी? दीदी समझाते हुए बोली। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ टूटते हुए कहा। तो बच्चों, इस पाठ से हमें सीख मिलती है कि हमें संपूर्ण आहार लेना चाहिए। दुकान का, बाजार का खाना कम खाना चाहिए। ठीक है, ऑफिस से आप कोई 1-2 बार वीक में खाओ, पर हमें तंदुरुस्त रहने के लिए तंदुरुस्त यानी कि चोखा आहार लेना पड़ेगा। और हमें ये भी जानकारी मिली कि बड़े होकर रक्तदान करना है। हमारे खून से किसी की जान बचती है तो हमें रक्तदान अवश्य करना होगा और रक्तदान करना होगा और आपको करवाना भी होगा। दूसरों को भी ऐसी सलाह देना कि वो रक्तदान करें, क्योंकि हमारी ज़रूरत वाले हैं उनकी मदद की जाए।
किसी की जान बचती है, उसमें से हमारा संबंधी हो, हमारा फैमिली मेम्बर हो या फिर दूसरों का फैमिली मेम्बर, इंसानियत के नाते हमें ये काम करना चाहिए। और आगे का हम उसके प्रश्न के उत्तर और उसके शब्दार्थ हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।